मिस्ट्री ऑफ मर्डर एपिसोड नंबर 3। इस खुलासे पर दूसरे दिन सारे शहर में हलचल मच गई। अब यह मामला काफी पेचीदा हो गया था। वह शख्स जिसे लोग मुजरिम समझ रहे थे, खुद किसी का शिकार साबित हुआ। लाश अभी तक कोतवाली में ही थी। फरीदी और कुछ दूसरे जासूस लाश का मुआयना कर रहे थे। मरने वाला एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके पास से ऐसी कोई चीज बरामद न हुई जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। मोटरसाइकिल का लाइसेंस नंबर और कंपनी का नंबर दोनों पहले ही गायब हो चुके थे। फरीदी उलझन में पड़ गया था। क्यों भाई हमीद, क्या ख्याल है? फरीदी ने साजंट हमीद से कहा। अभी तक तो ख्याल का ख्याल भी नदारद है, हमीद ने कहा, लेकिन यह आप किस तरह समझे कि आदमी मुजरिमों का साथी नहीं था? तुम्हारे इस सवाल से जाहिर होता है कि तुम्हारा ज़हन किसी खास लाइन पर काम कर रहा है। फरीदी ने कहा, क्या यह नहीं हो सकता कि कोतवाली इंचार्ज के निकलने पर मुजरिमों ने अपने साथी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया हो कि कहीं वह पुलिस के हत्थे चढ़कर सारा राज न बता दे? हमीद ने सिर खुजाते हुए कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। फरीदी बोला, अंधेरे में सही तौर पर भी गोली लग जाने का इम्कान है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों मान लिया जाए कि कातिल मुजरिमों का साथी ही था? सिर्फ इसलिए कि ऐसी सूरत में उसे दफन करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें इस बात का शक होता कि वे उसकी वजह से पहचान लिए जाएंगे, तो भी उसे कभी कोतवाली ना भेजते हो, और अगर उन्हें इसका अंदेशा नहीं था, तो फिर लाश को दफन करने की वजह समझ में नहीं आ रही। फिर फरीदी हमीद को समझाते हुए बोला, देखो, किसी लाश को दफन करना आसान काम नहीं। लाश दफन करने के लिए कम से कम 3 घंटे तो चाहिए। अगर वह उनका साथी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह खुद भी अपनी जान देना चाहते थे या बिल्कुल ही बेवकूफ थे, क्योंकि उन्हें इसका भी ख्याल होगा कि इतनी देर में अगर पुलिस वाले करीब किसी गांव से कुछ आदमी लेकर वापस आ जाए तो क्या होगा। लाश दफन कर देना यकीनन उनके लिए बचाव की सूरत रखता था। तभी उन्होंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। जैसा कि तुम्हारा ख्याल है कि यह किसी बहुत बड़े गिरोह का काम है, तो यह अच्छी तरह समझ लो, ऐसा गिरोह अपने किसी पुराने और आसानी से पहचान लिए जाने वाले आदमी को ऐसे कामों के लिए नहीं चुनता। इसके लिए वह हमेशा किसी नए आदमी को फांसता है, ताकि अगर वह पकड़ लिया जाए तो किसी किस्म का कोई राज जाहिर ना हो सके। चलिए, मैंने मान लिया, हमीद ने कहा, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर मुजरिमों को खासतौर से उसी आदमी को कत्ल करना था, तो आखिर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पुलिस को बाकायदा चैलेंज कर एक आदमी को कत्ल किया। इस तरह तो उन्होंने अपने आप एक मुसीबत मोल ले ली। अगर उसे मारना ही था तो यूं ही मारकर दफन कर देते। तुम्हारी अक्लमंदी मंदी का कायल हूँ। फरीदी मुस्कुराकर बोला, क्या यह नहीं हो सकता कि इस तरह उन्होंने पुलिस को गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की हो? मान लो कि मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूँ। अगर मैंने तुम्हें कत्ल करके दफन कर भी दिया, तो तुम्हारे गुम हो जाने के बाद लोग तुमको ढूंढेंगे, और अगर उनको मुझ पर थोड़ा सा भी शक होगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ, तो यही चीज मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। लेकिन अगर मैं थोड़ी होशियारी से तुमको खत्म करूं, तो उसके लिए मुझे तुम्हारा खुलेआम कत्ल करना होगा। अब इसका तरीका सुनो। मान लो तुम 2 बजे रात को धर्मपुर के जंगलों से गुजर रहे हैं और मुझे मुर्दा समझकर यकीनन पुलिस को इसकी खबर देने जाओगे, और यह भी समझ रखो कि तुम्हारी कब्र मैं पहले से ही तैयार कर रखूंगा। जैसे ही तुम पुलिस को साथ लेकर आओगे, तुम लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी और दूसरों को बचाते हुए सिर्फ तुम निशाना बना दिए जाओगे। गोलियों की अंधाधुंध बौछार से घबरा कर दूसरे लोग भाग खड़े होंगे। इसके बाद मैं तुम्हारी लाश पहले से खुदे गड्ढे में दफन कर दूंगा। वापसी में जब पुलिस वाले तुम्हें साथ ना पाएंगे, तो तुम्हारे बारे में उनका शक यकीन में तब्दील हो जाएगा और वह तुम्हें मुजरिम समझकर तुम्हारी तलाश शुरू कर देंगे। इस तरह एक तरफ तो मैं तुम्हें कत्ल भी कर दूंगा और तुम्हें मुजरिम भी बनवा दूंगा और खुद आराम से मजे करूंगा। क्या समझे? और फिर मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल के नंबर भी गायब कर दूंगा, वह भी बीच कोतवाली से। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि मैं इन कमबख्त गीदड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, और आखिरकार उन्हीं की बदौलत मेरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मगर साहब, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि यह शख्स मुजरिमों का साथी है। हमीद ने कहा, भाई, ये जासूसी का मामला, इसका मतलब तो है नहीं कि दिल की आवाज पर काम किया जाए। यहाँ तो सिर्फ दिमाग की बातें ही मानी जाती है। फरीदी ने बुझे हुए सिगार को सुलगाते हुए कहा, खैर चलिए, अगर मैं इसे मान भी लूं तो पेड़ वाला मामला समझ में नहीं आता। आधे घंटे में इतने मोटे तने वाले पेड़ को काट गिराना नामुमकिन है। तुम्हें कब कहता हूँ यह मुमकिन है?
हो सकता है पेड़ के काटने का काम सुबह ही से शुरू कर दिया गया हो और उसका उतना हिस्सा काटकर छोड़ दिया गया हो ताकि बाकी का हिस्सा थोड़ी देर की मेहनत से काटकर पेड़ गिराया जा सके। तुमने शायद गौर नहीं किया, उसी लाइन के कई और पेड़ भी काटे गए हैं। शायद ये काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से हो रहा है, हालांकि मुझे इसमें शक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अलावा कोई और इन पेड़ों को कानूनन कटवा भी नहीं सकता और यह भी नहीं हो सकता कि कोई सरकारी दफ्तर अपनी जिम्मेदारी पर इतने बड़े पेड़ को ऐसी खतरनाक हालत में छोड़ जाए जो आधे घंटे की मेहनत से गिराया जा सके, क्योंकि इतना भारी भरकम पेड़ ऐसी हालत में तेज हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाकई मानता हूँ, हमीद ने हैरत से फरीदी को देखते हुए कहा। वल्लाह, आपको तो स्कॉटलैंड यार्ड में होना चाहिए था। यह आपकी कोई कदर नहीं है। अब इसी को देख लीजिए कि आप आज तक चीफ इंस्पेक्टर ना हो सके, तो मैं चीफ इंस्पेक्टर होना कब चाहता हूँ। फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा, चीफ इंस्पेक्टर होने के बाद मेरी हैसियत एक क्लर्क सी हो जाएगी और ये तो तुम जानते ही हो कि मैं इस लाइन में पैसा पैदा करने नहीं आया और ना मुझे ओहदों का लालच है। मेरे पास इतना पैसा मौजूद है कि बेकार बैठकर भी शहजादों की सी जिंदगी गुजार सकता हूँ। अगर हिंदुस्तान में प्राइवेट जासूसों के लिए कानूनन कोई जगह होती तो मुझे इतना सिरदर्द मोल लेने की कोई जरूरत न थी। आप कहेंगे मैं चापलूसी कर रहा हूँ, हमीद ने कहा, लेकिन मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। कभी कभी तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि शायद आप लोहे के बने हैं और बहुत से लोग मुझे लोहे का चना भी समझते हैं। फरीदी ने हंसकर कहा, लेकिन यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर आप औरतों से क्यों दूर भागते हैं, शादी क्यों नहीं करते। फिर वही औरत, फरीदी ने हमीद को घूरते हुए कहा, अभी तुम्हारे सिर पर औरत क्यों सवार है। कहीं से बात शुरू हो, तुम्हारी तान हमेशा औरत ही पर टूटती है। यह क्या बेवकूफ़ी है, आप इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। हमीद ने संजीदगी से कहा, अच्छा बको मत, अभी बहुत काम करना है। चलो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दफ्तर चले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दफ्तर में इन दोनों की आमद से भूचाल सा आ गया। मामूली से चपरासी से लेकर चेयरमैन तक खुद को चोर महसूस करने लगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के दफ्तर में किसी जासूस के आ जाना वहां के पूरे स्टाफ के लिए झटके से कम नहीं होता। उनकी सारी पिछली धांधली बाजियां उनकी आंखों के सामने नाचने लगती है और हर शख्स को लगता है कि आज वह पकड़ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ फरीदी अपने किसी दूसरे काम से आया था। दफ्तर में जब यह मालूम हुआ कि वह उन मजदूरों से मिलना चाहता है जो धर्मपुर के जंगलों में पेड़ काट रहे थे, तो उनकी जान में जान आई। धर्मपुर के जंगलों का हादसा काफी मशहूर हो चुका था, इसलिए सभी यही समझे ये लोग थोड़ी छानबीन के सिलसिले में आए हैं। वहाँ के मजदूरों में से सिर्फ 2 उस वक्त मौजूद थे। फरीदी उन्हें अलग ले गया। तुम लोगों ने एक खतरनाक गलती की है, फरीदी ने धीरे से कहा। दोनों के चेहरे पर फर्क थे और वे एक दूसरे की तरफ अजीब तरह से देखने लगे। तुमने वह पेड़ सड़क की तरफ क्यों गिराया था? साहब, सड़क की तरफ तो हम दोनों ने कोई पेड़ नहीं गिराया, उनमें से एक बोला। याद करो वह पीपल का पेड़ जो चौराहे से कुछ दूर हटकर था। नहीं साहब, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। खैर, अगर तुमने गिराया नहीं था तो उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया था कि पेड़ तेज हवा चलने पर अपने आप गिर जाए। नहीं तो मगर साहब, साफ साफ बताओ, फरीदी तेज आवाज में बोला। मुझसे सुनिए साहब, दूसरा बोला। अब तो गलती हो ही गई है और सजा भुगतनी होगी। हाँ हाँ, डरो नहीं, हम गरीबों का खासतौर पर ध्यान रखते हैं, मगर सच्चाई शर्त है। फरीदी उसका कंधा थपथपाते हुए बोला। खुदा आपको खुश रखे, हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हमारी गलती बस। हाँ हाँ कहो साहब। हुआ ये कि हम 4 आदमी उस पेड़ को काट रहे थे। शाम हो गई थी और पेड़ इतना काट दिया था कि उसकी डालों पर रस्सी फंसाकर उसे आसानी से दूसरी तरफ गिराया जा सकता था। हम लोग सुस्ताने लगे थे और इरादा था कि अब उसे दूसरी तरफ गिरा देखी अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। हम लोग चौंक पड़े। एक आदमी हमें अपनी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। वह हाय मार डाला, हाय लूट लिया कहता हुआ हमारे करीब गिर पड़ा। हम लोगों के पूछने पर उसने बताया कि वह जिलेदार है, गांव से रुपए वसूल करके ला रहा था कि अचानक 2 आदमियों ने उसे मारपीट कर रुपए छीन लिए। उसके बयान के मुताबिक हादसा करीब ही हुआ था, इसलिए हम चारों शोर मचाते हुए उसके बताए हुए रास्ते पर दौड़ने लगे। वह भी हमारे साथ था। एक जगह पर रुक गया और एक झाड़ी से एक थाली उठाकर हमें दिखाए और कहा कि इसी थैली में रुपए है। शायद घबराहट में या उन बदमाशों के हाथ से गिर गई। उसने वह थैली जमीन पर उलट दी और बैठकर रुपए गिनने लगा। वाकई उस थाली में हजारों रुपए थे।
उसने हम लोगों से कहा कि हम उसके साथ शहर चले क्योंकि वह पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता था और उसे यह डर था कि कहीं रात में भी बदमाश फिर में मिल जाए। हम लोगों ने इनकार किया, लेकिन उसने हमें 1000 रुपए देने का वादा करके राजी कर लिया। हम लौट आए और कुल्हाड़ी वगैरह संभाल कर शहर की तरफ चल पड़े। 1000 रुपयों के लालच में हमें ये भी ना सोचने दिया कि पेड़ को खतरनाक हालत में छोड़कर जा रहे हैं। शहर पहुंचकर उसने कहा कि अब पुलिस में रिपोर्ट करना बेकार ही है क्योंकि रुपए तो मिल गए हैं। फिर वह हमें एक शराब खाने में ले गया। हम लोग कभी कभी देसी शराब पी लेते हैं, वहां अंग्रेजी शराब देखकर हमारे मुंह में पानी भर आया। हमें से एक ऐसा भी था जो शराब नहीं पीता था, लेकिन और दूसरे खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें देखकर वह भी तैयार हो गया। हमें कुछ अच्छी तरह याद नहीं कि हमने कितने पी। बहरहाल जब हमें होश आया तो हमने खुद को एक वीरान कब्रिस्तान में पाया। शायद उस वक्त रात के 3 बजे बज रहे होंगे। ये सरकार हमारी राम कहानी, अब आप जो सजा चाहे दे। बहरहाल फरीदी लंबी सांस लेकर बोला, मैं कोशिश तो करूंगा कि तुम लोगों पर कोई आंच ना आने पाए। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने उस जिलेदार को उससे पहले भी कहीं देखा था? जी नहीं, हमने पहले उसे कभी नहीं देखा था। अगर तुम उसे देखो तो पहचान लोगे। अच्छी तरह सरकार, अच्छी तरह। दोनों एक साथ बोले, अच्छा उसका हुलिया तो बताओ। हुलिया क्या बताऊं सरकार, अच्छा खासा लंबा तगड़ा आदमी था। बड़ी बड़ी काली मूंछें थी, आंखों पर चश्मा लगाया था, रंग गोरा था, अंग्रेजी कपड़े पहने हुए था, बात बात पर बच्चों की तरह ठहाका मार कर हंसता था। मगरमच्छ से दांत बड़े चमकीले थे। मुझे उसके दांत बिल्कुल भेड़िए की तरह मालूम हो रहे थे। हंसमुख आदमी जरूर था, लेकिन दांतों की वजह से उसकी हंसी भी बड़ी भयानक मालूम होती थी। फरीदी ने दोबारा पूछा, तुम उसे देखकर पहचान लोगे? बराबर सरकार। दोनों एक साथ फिर बोल उठे, अच्छा देखो, अभी तुमने जो कहानी मुझे सुनाई है उसको किसी और को ना सुनाना, वरना मैं तुम्हें ना बचा सकूंगा। अपने उन दोनों साथियों को भी समझा देना, इस कहानी को भी किसी को ना सुनाए। मजाल सरकार की आपके बातों के खिलाफ जाएं। हम लोग बिल्कुल चुप रहेंगे। कहो भाई, अब क्या ख्याल है? फरीदी ने हमीद से कहा, भला आपसे गलती हो सकती है। हमीद बोला, लेकिन अब क्या करना चाहिए? बस देखते रहो, अब चुटकी बजाते मुजरिम हमारी गिरफ्त में होंगे। फरीदी ने सिगार केस से सिगार निकालते हुए कहा, मगर यह औरत की लाश वाला मामला अभी तक समझ में नहीं आया। हमीद ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। एक औरत की लाश बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। वह लाश यकीनन नकली होगी। मोटरसाइकिल का नंबर वाला मामला भी अजीब है। खैर, नंबर प्लेट निकाल देना तो मुश्किल काम नहीं। कंपनी का नंबर देखने के लिए काफी वक्त दरकार होता है, और हैरत इस पर है कि किसी ने रेती चलने की आवाज भी ना सुनी। फरीदी कुछ सोचते सोचते चौंक पड़ा। हमीद, मैं दरअसल इसलिए तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारे सवाल ने अचानक यह मामला भी हल कर दिया। तो सुनो, क्या तुम्हें याद नहीं कि सुपरिटेंडेंट साहब की कार बिगड़ गई थी और ड्राइवर बार बार इंजन स्टार्ट कर रहा था? उस इंजन के शोर में भला रेती की आवाज कैसे सुनी जा सकती है? लगभग 2 घंटे के बाद कार बन सकी थी। अब मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मोटरसाइकिल का नंबर इसी बीच रेता गया था। लेकिन रेतने वाला कौन हो सकता? किसी बाहरी आदमी की हिम्मत तो नहीं पड़ सकती। तो फिर आपका शक किस पर है? अभी फिलहाल है बताना जरा मुश्किल है। फरीदी में सिगार मुंह से निकालते हुए कहा, क्यों ना हम लोग धर्मपुर के जंगल का एक चक्कर और लगा आए। मुझे एक जबरदस्त गलती हुई है। मुझे उस गड्ढे का, जिससे लाश मिली थी, ठीक तरह जायजा लेना चाहिए था। हो सकता है कोई काम की बात मालूम हो जाती। स्टोरी यहाँ खत्म होती है। आगे क्या होगा जानने के लिए हमें कमेंट्स करें और हम नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।